हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसका 23वां पार्ट है। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? उदारवाद का तत्व नहीं है पूछा है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, समाज का समाजवादी ढांचा। ठीक है, ये उदारवाद का तत्व नहीं माना जाता है। थोड़ा सा उदारवादी तत्व के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, शासित की सहमति और कानून के समक्ष जो है समानता पर आधारित है। ठीक है, और इसमें और देख लीजिए थोड़ा सा, उदारवाद आमतौर पर सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों, नागरिक अधिकारों, मानव अधिकारों सहित जो है पूंजीवाद, मुक्त बाजार, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, नस्लीय समानता और अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करता है। ठीक है, इन सभी का जो है समर्थन करता है, लेकिन जो है समाज का समाजवादी ढांचा का जो है ये उसका तत्व नहीं माना जाता है। और इसमें से थोड़ा सा और देख लीजिए, उदारवाद के जो है मुख्यतः 3 पक्ष माने जाते हैं। ठीक है, आर्थिक उदारवाद, राजनीतिक उदारवाद और सामाजिक उदारवाद। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें आर्थिक उदारवाद में होता है, इसमें मुक्त प्रतिस्पर्धा, स्वनियमित बाजार, न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप और वैश्वीकरण इत्यादि विशेषताएं इसमें शामिल हैं। और राजनीतिक उदारवाद में जो है प्रगति में विश्वास, मानव की अनिवार्य अच्छाई, व्यक्ति की स्वायत्तता और राजनीतिक तथा नागरिक स्वतंत्रता शामिल है। ठीक है, और तीसरे में है सामाजिक उदारवाद के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यक समूहों के संरक्षण से जुड़े मुद्दे, समलैंगिक विवाह और LGBTQ से संबंधित मुद्दे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना अनिवार्य रहा और इसमें आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले भी प्रश्न की ओर और थोड़ा उदारवाद के बारे में और जान लेते हैं। उदारवाद का अगर पूछे जनक कौन है, तो उदारवाद का जनक जो है जॉन लॉक को माना जाता है। ठीक है, जॉन लॉक जो है उदारवाद का जनक है। और उसके बाद जो है इसकी शुरुआत जो है 17वीं शताब्दी के जो है प्रारंभ में माना जाता है। और इससे संबंधित जो प्रमुख विचारक थे उसमें जो है रूसो, कांट, एडम स्मिथ, मिल, जेफरसन, लास्की, बेंथम, ये सब जो है उदारवाद के प्रमुख विचारक थे। और एडम स्मिथ और जो बेंथम थे इनको जो है सबसे पहले माना जाता है, लेकिन आधुनिक में अगर पूछा जाए आधुनिक उदारवाद का जनक जो है तो वो जॉन लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इन 2-3 पॉइंट को यहाँ भी याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक समाजवाद की विशेषता है? समाजवाद की विशेषता, तो समाजवाद का जो विशेषता है उसमें सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व। ठीक है, ये समाजवाद का विशेषता है। और भारत में अगर पूछे भारत में समाजवाद की स्थापना के जनक कौन माने जाते हैं, तो भारत में जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया माने जाते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए कि वैज्ञानिक दृष्टि से समाजवाद का जनक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को भी याद रखिएगा। सोशलिज्म जो होता है एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। और आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर जो है समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। ठीक है, तो इतना भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा था डायसी ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है, तो वो किया है उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए। ठीक है, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए जो है लॉक ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो था उसका उपयोग किया था। लॉक ने कहा था राज्य एक दैवीय न होकर जो है एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है?
नहीं है पूछ रहा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, ये उदारवाद की जो है मूल मान्यता नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। उदारवाद की मूल मान्यता कितनी है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। उदारवाद जो है मानवीय स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ठीक है, मानवीय विवेक में आस्था रखता है, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास रखता है। ठीक है, इतिहास तथा परंपरा का विरोध करता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। ठीक है, कि उदारवाद जो है इतिहास तथा परंपरा का विरोध करता है, सत्य है अथवा असत्य है, तो ये इसको आप लोग याद रखिएगा। और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन करता है। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थक है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन करता है, व्यक्ति साध्य है तथा राज्य साधन है। ठीक है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है और उसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। बढ़ावा है संवैधानिक शासन का समर्थन और विश्व शांति में विश्वास। ठीक है, तो 13 पॉइंट हैं जो उदारवाद के मूल तत्व से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछता है, तो इन सभी पॉइंट को एक दो बार जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समझौते सिद्धांत का। ठीक है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो लॉक द्वारा दिया गया था, उसमें जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार ही दिया था, और इसका एक प्रमुख भाग था सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, बहुलवादी पक्ष में है, तो बहुलवादी पक्ष में कौन है इसमें से? राज्य की शक्तियों को कम करने के लिए। ठीक है, राज्य की शक्तियों को कम करने के लिए जो है बहुलवादी पक्ष को अपनाया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया। बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को कौन विकसित किया गया था, किसके द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रोसियस द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को ग्रोसियस द्वारा जो है विकसित किया गया था। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ था। न्यायपालिका की सभी महत्वपूर्ण शक्तियाँ छीन कर जो है संसद को दे दी गई थी। ठीक है, और इसको जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, लघु संविधान भी कहा जाता है, और न्यायपालिका की जो सभी महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी उसको छीन कर जो है संसद को दे दी गई। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा, ये 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से सारे पॉइंट आप लोग देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, तथा इसने जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया था। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और इसमें देख लीजिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्द जोड़ा गया था, किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। और देख लीजिए, एक नए भाग 4 में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में ही। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था, जो आपके प्रश्न में पूछा भी है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए, प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई। भाग ये कितना है? 10 भाग 23 है, 24 है, ये 24 है शायद। ठीक है, भाग 24 क्या जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और देख लीजिए, इसमें से
वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या जो है निश्चित कर दी गई थी। ठीक है, 2000 ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि किस वर्ष जो है 42वें संविधान संशोधन में जो है वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक की लोकसभा राज्यसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या सुनिश्चित की गई थी। किसके द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा तथा रिट न्याय क्षेत्र की शक्तियों में कटौती की गई थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी भी की गई थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि डीपीएसपी की क्रियान्वयन हेतु बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता है कि ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। ठीक है, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और इसमें है संसद को राष्ट्रपति विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्तियाँ दी गई तथा यह स्पष्ट किया गया कि ये कानून के मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होंगे। ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। ये हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। ये भी जोड़ा गया था कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें देख लीजिएगा, भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक किया गया। ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार, शक्तियाँ। और 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया। ठीक है, ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया। ये है शिक्षा, वन, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, नापतौल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों के गठन एवं संगठन। ठीक है, और इसमें देख लीजिए, संसद एवं राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और जांच के पश्चात दूसरे चरण में प्रतिनिधित्व करने के किसी सिविल सेवक के अधिकार को हटाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया था। ठीक है, तो इतने थे 42वें संविधान संशोधन, इसीलिए इसे जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें कुछ नए भी हैं जो परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। एक कथन किसका है? तो ये कथन है आपका लास्की ने कहा था। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये पेरिस में है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनेस्को जो होता है उसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी 4 नवंबर 1945 में हुई थी। 4 नवंबर 1945 की हुई थी। और भारत इसका जो सदस्य बना था वो 1946 में बना था। ठीक है, 1946 में भारत इसका सदस्य बना था। इसका मुख्यालय जो है आप जान ही रहे हैं पेरिस में है। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में जो है वो आंद्रे एंजेलो, ठीक है, आंद्रे एंजोले हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा इसमें। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने स्वीकार किया। तो कब किया था स्वीकार? तो आप लोग जान रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, इतना हमेशा पूछा जाता है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था, 22 जुलाई 1947 को। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया था। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया था, एकात्मक व्यवस्था नहीं, अध्याख्यात्मक तो था ही नहीं, राज्यपाल की शक्तियों को उसमें। ठीक है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंधन किया था भारतीय सरकार अधिनियम जो है 1935। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्दिष्ट
विषयों की संख्या है। तो कितनी संख्या थी? तो 29 विषय थे इसमें, 29 सब्जेक्ट थे। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। जो 11वां अनुसूची जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो है 1992 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है। और इसमें जो शामिल हैं विषय मुख्य उसमें पंचायत राज की शक्तियाँ हैं, ग्रामीण विकास है, गरीबी उन्मूलन है, बाजार, ठीक है, बाजार सतत विकास है, और पानी पीने जैसे जरूरी विषय इसमें जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है। तो कुल टोटल इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।